हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 3 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन स्टार्ट होगा स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स के बाद हम कुछ एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, फिर आज हमें एक छोटी सी रिपोर्ट भी डिस्कस करनी है, उस पर भी हम बात करेंगे, और कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एंड वीडियो के एंड पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन ऑफ द डे, और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। डन, इतनी चीजें। इसके अलावा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। 1773 से लेकर आपका 1948 तक जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वायसराय ऑफ इंडिया रहे हैं, उन्होंने अपने टेन्योर में क्या क्या काम किया है, वो सारी बातें मैंने कवर कर दी हैं। 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ से आपको 100% आने वाले पेपर में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप इन वीडियोस को कवर कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। अब बात कर लेते हैं पीटीएफ के बारे में। तो डेली करंट अफेयर्स होता है 9 AM पे, समटाइम लेट भी हो जाता है, लेकिन हाँ 9 AM पर हमारा डेली करंट अफेयर्स आता है, जो आपके सारे के सारे वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम से। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, या फिर आप सिंपली सर्च कर सकते हैं पूजा जैन CA 247। ओके है जी। सो स्टार्ट कर ले। सबसे पहले आज का इंपॉर्टेंट डे। तो 3 जुलाई को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। एजेंडा क्लियर है, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि प्लास्टिक बैग्स बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं और इनका कंजप्शन हमें रिड्यूस करना है। सो बैग फ्री वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे की शुरुआत की थी। सिंस 2008 हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब मैं इस करंट अफेयर्स को रेडी कर रही थी तब तक थीम अनाउंस नहीं की गई थी। बाद में अगर थीम अनाउंस होती है तो हम वीकली करंट अफेयर्स में उसको ऐड कर लेंगे। एंड बांग्लादेश बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन द यूज ऑफ सिंगल यूज एंड द थिन प्लास्टिक बैग्स। ओके है जी। चलो अब बात करते हैं योगा के बारे में। रिसेंटली हमने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया था, करेक्ट है। 10th एडिशन था, ये बात भी करेक्ट है। और सिंस 2015 हम इस दिन को मना रहे हैं। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो रेजोल्यूशन पास किया था वो 2014 में पास किया था। ये सारी बातें हमें पहले से भी पता है, ठीक है। तो आपको फिर इंटरनेशनल योगा डे की थीम भी पता होगी, तो जल्दी से थीम मुझे बताओगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या थी? आज आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें जून मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज और उनकी जो भी थीम्स थी वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे थी, इसकी थीम आप मुझे बताएंगे। अब हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द योगा? अपकमिंग जो एशियन गेम्स हैं 2026 में, जो एशियन गेम्स होने वाले हैं, कहां पर होंगे? ये जापान में होंगे। जापान के नगोया शहर में इनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा और फॉर द फर्स्ट टाइम योगा को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट। डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट का ये मतलब है कि इसके लिए कोई मेडल नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई प्राइज मनी नहीं है, केवल एक बिगनिंग की तौर पे एक डेमोन्स्ट्रेशन की तरह एशियन गेम्स में योगा को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। कहां पर? जापान के नगोया में, जहां पर 2026 के एशियंस गेम को खेला जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि 2030 में जो एशियन गेम्स होंगे, कहां पर? दोहा में, वहां पर इन्हें एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट की तरह, मतलब एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट या कंपटीशन की तरह, जहां पे मेडल्स भी होते हैं, प्राइज मनी भी होती है, सर्टिफिकेशन भी होता है, उसकी तरह इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अभी केवल एक डेमोन्स्ट्रेशन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, एशियन गेम की शुरुआत 1951 में हुई थी और पहले एशियन गेम्स इंडिया में खेले गए थे, न्यू दिल्ली में। हर 4 साल में एशियन गेम्स होते हैं, ठीक है, जिसका मोटो है एवर ऑनवर्ड। डन। अब यहां पर रिसेंटली हमने देखा कि ICC T20 वर्ल्ड कप खत्म हो गया है, ठीक है। 9th एडिशन ICC T20 वर्ल्ड कप का रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। कहां पर? तो वेस्ट इंडीज हो गया एंड USA, यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। एंड बारबाडोस में फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें विक्ट्री किसकी हुई है? इंडिया की हुई है। साउथ अफ्रीका को डिफीट किया है। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। अब अपकमिंग इवेंट का क्या? सो 10th एडिशन ICC T20 वर्ल्ड कप का 2026 में होगा। कहां पर? आंसर हो जाएगा इंडिया एंड श्रीलंका। तो इंडिया एंड श्रीलंका मिलके होस्ट करने वाले हैं अपकमिंग ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप इन 2026, जो कि आपका 10th एडिशन होगा। क्योंकि ये जो ICC T20 वर्ल्ड कप होता है, ये बाइनियल इवेंट होता है, 2 साल में एक बार इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड श्रीलंका और इंडिया कंबाइंडली इस इवेंट को होस्ट करने वाले हैं। सिमिलर इस बार की तरह भी नेक्स्ट ईयर भी 20 टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली हैं, ठीक है।
20 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। अब तो ये बात हो गई आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के बारे में, वैसे ही होती है चैंपियनशिप ट्रॉफी। तो नेक्स्ट ईयर 2025 में चैंपियनशिप ट्रॉफी को होस्ट करेगा पाकिस्तान। अब इन्होंने अपकमिंग सारे इवेंट्स की एक लिस्ट बना के दी है, हम उसको देख लेते हैं। तभी हमने देखा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 9th एडिशन, मतलब जो भी 2024 में हुआ था वो वेस्ट इंडीज एंड यूएसए में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 साल बाद मतलब 2026 में इसको होस्ट करेगा इंडिया एंड श्रीलंका। 2026 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को इंडिया एंड श्रीलंका होस्ट करेगा। नाउ मूव करते हैं अगेन 2 इयर्स बाद, मतलब 2028 में। तो 2028 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। सिमिलर 2030 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। ये इंफॉर्मेशन हमको आईसीसी ने दी है, ओके है जी। वैसे अगर हम चैंपियनशिप ट्रॉफी के बारे में बात करें तो 2025 में चैंपियनशिप ट्रॉफी को होस्ट करने वाला है पाकिस्तान। फिर हम बात करेंगे 2029 में इसको होस्ट करेगा इंडिया। अपकमिंग इवेंट से एसएससी, ये डिफेंस एग्जाम या रेलवे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। इनफैक्ट जो पीएससी का पेपर हुआ था अभी कुछ समय पहले, उसमें भी अपकमिंग इवेंट से 2028 के ओलंपिक्स पूछ लिए गए थे। तो अपकमिंग इवेंट से हर एक पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रखने हैं कि आने वाले समय में कहां पर कौन सा इवेंट होने वाला है। तो 2026 का एशियन गेम्स जापान में, 2030 के एशियन गेम्स कहां होंगे, दोहा में। 2026 की आईसीसी T20 वर्ल्ड कप कहां पर होगा, आंसर हो जाएगा इंडिया एंड श्रीलंका में। 2028 में ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एंड 29 में इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज मैत्री के बारे में। तो एक्सरसाइज मैत्री इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में होने वाली एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है थाईलैंड में। थाईलैंड के ताक प्रोविंस में रिसेंटली एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक ये एक्सरसाइज रन होनी है, ठीक है। जो लास्ट एडिशन था, मतलब 2019 में जब ये एक्सरसाइज हुई थी, मैत्री एक्सरसाइज, तो वो इंडिया में हुई थी, इंडिया में उमरोई मेघालय में। सिंस 2006 आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगी बिटवीन इंडियन आर्मी एंड थाईलैंड आर्मी। अब इंडिया और थाईलैंड के बीच में और भी कई सारी एक्सरसाइज होती हैं। आप लोगों ने कॉर्पेट के बारे में सुना होगा, तो 36 एडिशन कॉर्पेट का हुआ था, राइट। कॉर्पेट के अलावा यहाँ पे आप देखोगे नेवल एक्सरसाइज होती है, जिसका नाम है एक्सरसाइज अयोध्या, ठीक। और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स और रॉयल थाई एयरफोर्स के बीच में भी एक्सरसाइज होती है, जिसका नाम है एक्सरसाइज श्याम भारत, ओके। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई यहाँ पे कंप्लीट, डन। चलिए अब यहाँ पर कुछ स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम न्यूज में है, हम उनको डिस्कस करेंगे, ओके। सबसे पहले आप देखोगे फिशर फॉक, मतलब मछुआरों के लिए है फिशर फॉक इंश्योरेंस प्रीमियम फिक्स्ड एट द 80 रुपीज अंडर द न्यू कन्वर्ज स्कीम। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, मिनिस्ट्री ने 2 अलग अलग स्कीम्स को कन्वर्ज कर दिया है, मर्ज कर दिया है, और उसके लिए जो प्रीमियम अमाउंट डिसाइड किया गया है फॉर द फार्मर्स, फिशरमैन्स, वो 80 रुपी डिसाइड किया गया है। तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्कीम को मर्ज किया है और उसके बाद उसके फायदे क्या होंगे, किसानों को कितना प्रीमियम पे करना होगा, सारी बातों को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली 2 इंश्योरेंस स्कीम को मर्ज कर दिया है। कौन कौन सी है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, नेक्स्ट है ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। इन दोनों को मर्ज कर दिया है टू रिड्यूस द प्रीमियम बर्डन एंड सिंप्लीफाई द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। इससे जो फाइनेंशियल बर्डन है मछुआरों पे वो रिड्यूस हो जाएगा और प्रॉपर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट यहाँ पे फिशरमैन को या उनकी कम्युनिटी को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसके बेनिफिशियरीज कौन होंगे उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो इट कंबाइन द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जैसे कि हमने डिस्कस किया, PMSBY, एब्रीविएशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, जिसका शॉर्ट नेम है GAIS, जो कि एक सब स्कीम है अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो इन दोनों स्कीम को रिसेंटली क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है, और जो टोटल कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा वो 5 लाख रुपीस का कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द फिशर फॉक, ठीक है, जिसमें 3 लाख रुपए कवर होंगे अंडर द एक्सीडेंट, या जो परमानेंट या टेम्पररी डिसेबिलिटी हो जाती है उसमें, और 2 लाख यहाँ पे होगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर। तो 5 लाख रुपए का कवरेज यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, इतनी चीजें। और यहाँ पे फार्मर्स के लिए इस नई स्कीम में जो प्रीमियम डिसाइड किया है वो 80 रुपी पर पर्सन डिसाइड किया गया है, जो कि प्रीवियस प्रीमियम से 12%, 12% कम है। सो इंश्योरेंस कवरेज प्रीमियम फॉर द फिशर फॉक अंडर द न्यू कन्वर्ज स्कीम फॉर FY25 हैज बीन सेट टू द 80 रुपी पर पर्सन।
अब ये जो स्कीम है ये फुली सब्सिडाइज है, मतलब पूरी तरीके से इसकी सब्सिडी कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स देंगे, मतलब किसानों पे कोई भी बर्डन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फिशर फॉक डू नॉट हैव टू पे एनी प्रीमियम, इनका जो प्रीमियम अमाउंट है वो कौन पे करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। तो पूरी तरीके से इसमें 100% सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक एक करके दोनों स्कीम के बारे में जिनको मर्ज किया गया है। पहला है ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, इसको 2020-21 में 2021 और 2020 में इसको लॉन्च किया गया था अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है ये आपकी ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है जो कि आपको पूरी तरीके से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम देखने को मिलती है। इसमें कोई भी फिशरमैन, फिशर वीमेन, फिश वर्कर, फिश फार्मर या डायरेक्टली वो सारे लोग जो कि फिशिंग से एसोसिएटेड है, वो सारे लोग यहाँ पे बेनिफिशियरी होते हैं और उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। आप इजीली इसमें इनरोल कर सकते हैं अगर आपकी एज 18 से लेकर 70 ईयर्स के बीच में है। डन इतनी चीजें। अब यहाँ पे जो ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है इसमें जो कवरेज था वो 5 लाख रुपए का दिया जाता था, 5 लाख रुपीज अगेंस्ट द एक्सीडेंटल डेथ और द परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई फिशरमैन गया है, समुद्र में गया है, कई बार साइक्लोन आ जाते हैं तो फिशरमैन की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जो डेथ है, डेथ को कवरेज किया गया है 5 लाख रुपीज से। और अगर टोटल डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है कि दोनों हाथ कट गए, दोनों पैर कट गए हैं, तो उस केस में भी 5 लाख रुपए यहाँ पे कवरेज दिया जाएगा। 2.50 लाख अगेंस्ट द परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए 2.5 लाख रुपए और 25,000 रुपीज अगेंस्ट द एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन। अगर कोई एक्सीडेंट होता है और फिशर कम्युनिटी का कोई भी पर्सन हॉस्पिटल जाता है तो 25,000 रुपए यहाँ पे दिया जाएगा। No beneficiary contribution is required as the premium is fully funded by the central government and the respective state government only। तो यहाँ पे किसानों को कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है, जैसे कि अभी मर्जर के बाद भी जो 80 रुपए प्रीमियम डिसाइड किया है वो किसानों को पे नहीं करना है, राइट। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को 9 मई 2015 में वेस्ट बंगाल कोलकाता से लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछ लेगा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब लॉन्च हुई या कहां से लॉन्च हुई, और फिर हम एग्जाम देकर आते हैं तो फिर आप लोग बातें करते हो यार मैडम कुछ भी पूछ लिया, इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीमें कैसे याद रखें। तो ऐसा कुछ भी नहीं पूछता एग्जामिनर। जो चीजें न्यूज में होती हैं उसको ही स्टैटिक बना के आपसे पूछता है कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक बिल्कुल भी सेपरेट नहीं है, आप उनको सेपरेट देखना बंद करो। जो चीजें करंट अफेयर्स में होती हैं जनरली उसी का स्टैटिक आपसे पूछा जाता है। तो ये स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सभी इंपॉर्टेंट स्कीम इंक्लूडिंग दिस मैंने एक सेपरेट कंप्लीट वीडियो बनाया है, लगभग 50 मिनट का वीडियो है जिसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सभी इंपॉर्टेंट स्कीम उसमें एक सिंगल वीडियो में मिल जाती है। और आपका जो मंथली कंपाइलेशन वाला प्लेलिस्ट है ना, वहां पर वो वीडियो डला हुआ है, आप उसको देख सकते हो, तो वहां पर आपको ये स्कीम भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको 9 मई 2015 में कोलकाता वेस्ट बंगाल से लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? व्यू टू इनहांस द लेवल ऑफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन आवर कंट्री। हमें इंश्योरेंस हर एक व्यक्ति तक, लास्ट माइल तक पहुंचाना है, स्पेशली जो कॉमन लोग हैं, पुअर क्लास है, अंडर प्रिविलेज क्लास है सोसाइटी का, उनको यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है। यहाँ पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर किया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस, मतलब एनुअली आपको इसे रिन्यू कराना होता है। इसके लिए आपको 20 रुपीज जैसे कि प्रीमियम पे किया, आप इसमें ऑटो डेबिट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से 20 रुपीज एवरी ईयर डिडक्ट होता रहता है। तो इस तरीके से ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज काम करता है। अच्छा, इसको रन कौन करता है? तो जो भी आपके पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, अदर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और जो भी आपके पोस्ट ऑफिस और बैंक्स है जो भी एसोसिएटेड है इस स्कीम के साथ, वो इसको रन करने का काम करते हैं। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जिसकी एज 18 से लेकर 70 ईयर्स के बीच में है, उनके पास पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक में अकाउंट है, तो वो एलिजिबल होते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम में एनरोल करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी कवरेज दिया जाता है 2 लाख रुपए का, ठीक है। 1 लाख रुपीज इन द केस ऑफ द पार्शियल डिसेबिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट बात करेंगे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने भी एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ट्यूटर स्कीम, जो कि अलाइन करता है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ। ये जो स्कीम है ये 3 से लेकर 6 एज ग्रुप के जो बच्चे होंगे उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू लॉन्च द हिमाचल प्रदेश अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर स्कीम दैट इज एम्ड एट द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 3 to 6 ईयर। 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए ये स्कीम है।
इनका मकसद है कि अर्ली चाइल्डहुड में ही क्वालिटी एजुकेशन और होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स को भी हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर एक निर्वाचन क्षेत्र में एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल को भी सेटअप करेंगे। ये फैसला भी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। हिमाचल प्रदेश के बाद आते हैं वापस सेंट्रल गवर्नमेंट पे। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर हम एमएसएमई मिनिस्टर के बारे में बात करें तो अभी जो नया पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो उसमें एमएसएमई मंत्रालय किसको दिया गया है? आंसर हो जाएगा जितन राम मांझी को दिया गया है। और अभी हमने 27 जून को एमएसएमई डे भी सेलिब्रेट किया था, राइट? तो यहाँ पर एमएसएमई डे के ओकेजन पे यूनियन मिनिस्टर जितन राम मांझी ने 2 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव? पहला है एमएसएमई टीम। क्या नाम है? एमएसएमई टीम, इसका एब्रीवेशन अभी हम देखेंगे। एंड सेकेंड स्कीम लॉन्च की है यशस्विनी। ठीक है, ये एमएसएमई मंत्रालय ने लॉन्च की गई स्कीम है। एमएसएमई टीम का क्या मतलब है? एमएसएमई ट्रेड इनेबल एंड द मार्केटिंग इनिशिएटिव है। इसका मकसद है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, उनको सपोर्ट करना और उनको ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर लेकर आना। फ्लिपकार्ट जैसे कई सारे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनको काउंटर करने के लिए हमने अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है विच इज ओएनडीसी। और इस ओएनडीसी में हम लेकर आएंगे इन स्मॉल बिजनेस को, जिससे उनके बिजनेस को बूस्ट किया जा सके। aimed at helping small businesses participate in the online trade using the open network for the digital commerce platform. नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या है? यशस्विनी है। यशस्विनी का क्या मतलब है? is a mass awareness campaign to support the informal women-led businessmen by the giving more access to the capital. कुछ समय पहले मैंने एक रिपोर्ट डिस्कस की थी जिसमें कहा गया था कि ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा है। अगर कोई तो बिजनेस आइडिया है, एक मेल लेकर आता है बिजनेस आइडिया और एक फीमेल लेकर आता है, तो बैंक जनरली मेल वाले को फाइनेंस कर देती है और फीमेल की जो बिजनेस आइडियाज है उनकी फाइनेंसिंग, उनको जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है या लोन प्रोवाइड किया जाता है उसका परसेंटेज काफी कम है। रीजन इज दिस, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि समटाइम्स फीमेल को शादी करके जाना होता है या उनके वो फैमिली इश्यूज के कारण या फिर सोशल इश्यूज के कारण वो रन नहीं कर पाती है, तो एक मतलब फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ पे बैंक्स कम क्रेडिट या कम लोन देते हैं ऐसे बिजनेस को जो कि महिलाएं हैंडल कर रही हैं। तो यहाँ पर ये जो ऐसे वीमेन लेड स्टार्टअप्स हैं या बिजनेसमैन हैं उनको क्रेडिट सपोर्ट या कैपिटल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक तरीके से यशस्विनी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है जो कि एक अवेयरनेस कैंपेन की तरह काम करेगा। डन। तो ये दोनों इनिशिएटिव रिसेंटली 27 जून को लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को रिलीज किया है। कौन कौन सी रिपोर्ट है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क 2024, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 एंड डेटा स्नैपशॉट ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024। ये सभी लॉन्च की गई है। बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है, हर कुछ में लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस रिव्यू। तो यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 उनमें क्या प्रोग्रेस है, हम किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने हमारे देश के अलग अलग जो मंत्रालय हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसीज हैं और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, सभी से डेटा को कलेक्ट करके इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। तो हमें केवल की हाइलाइट्स ही डिस्कस करने हैं इस रिपोर्ट के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने कंसर्न किया है अलग अलग मिनिस्ट्री के साथ कंसल्ट करके, यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज हो गई, स्टेक होल्डर के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है जिसमें बताया गया है कि एसडीजी की प्रोग्रेस क्या है हमारे नेशन में। ओके, टोटल जो एसडीजी है वो 17 है, 17 सस्टेनेबल गोल है हमारे और जिसके अंदर 169 एसोसिएटेड कैटेगरीज आपको देखने को मिलती हैं। 2015 में 70th नंबर का जो सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, जब आप देखोगे यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अनाउंस किया था जिनका टारगेट है कि 2030 तक हमको इनको फुलफिल करना है। कोई मैंडेटरी या बाइंडिंग नेचर का नहीं है, बट हाँ कोशिश करनी है कि हम 2030 तक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर लें। ओके, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, ये इसका बेसिकली अडॉप्ट किया गया था एक रेजोल्यूशन जिसमें आपको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखने को मिलेंगे। अब इंडिया क्या कर रहा है, चलो देख लेते हैं। तो पहले नंबर का जो एसडीजी होता है उसका नाम है नो पॉवर्टी, गरीबी को हटाना है। ठीक है, अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिससे हम लोगों का अपलिफ्टमेंट कर सकें। इट एम टू एरेडिकेट पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड वाइड।
तो इसमें क्या कहा गया है कि इंडिया ने 2015-16 से 2019-21 तक कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इसमें कहा है कि 2015-16 में हमारे देश में जो गरीबी का प्रतिशत था, जो पॉवर्टी का परसेंटेज था, वो 24.85% था। इसको हमने रिड्यूस किया है और हम 14.96% मतलब अप्रोक्सीमेटली 15% पे लेकर आए हैं। इसको अप्रोक्सीमेटली 25% ले लो, तो 25% से हम 15% हमने रिड्यूस किया है पॉवर्टी, मतलब लगभग 10% हमने गरीबी को कम किया है अपने देश में। मतलब हम SDG 1 के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। अब इसके बाद हमारा एक SDG होता है हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटी में आपका ये भी तो आता है कि हमें जो मॉर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, वो खत्म करनी है या कम करनी है, राइट। तो इन्होंने कहा है कि जो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेशियो है वो भी डिक्लाइन हुआ है। पहले हर 1000 बच्चों पे 25 बच्चों की डेथ होती थी 2015 में, इसको हमने रिड्यूस करके पर 1000 पर अब 20 ऐसे बच्चों की डेथ होती है इन 2020। मतलब हमने जो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट है वो भी रिड्यूस किया है, ऐसा इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है, अब 12 से लेके 23 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन की जरूरत होती है। आपको पता है कई सारे वैक्सीनेशन, टीवी की वैक्सीन हो गई, हेपेटाइटिस, BCG का इंजेक्शन, कई सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को रन किया जाता है अंडर द मिशन इंद्रधनुष भी आप देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो परसेंटेज है कि 12 से लेकर 23 मंथ के जो बच्चे, उनका जो वैक्सीनेशन हम करते हैं वो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। 2015-16 में 62% था, इसको इंक्रीज करके हमने 76% कर दिया है इन 2019-21। ये बात इस रिपोर्ट पे कही गई है। और क्या कहते हैं ये लोग, इसके अलावा हेल्थ पे भी हमने फोकस किया है। हेल्थ के अलावा हमने फोकस किया है यहाँ पे हंगर एलिमिनेशन पे भी किया है, और जो हम बात करते हैं कि हमको हाई क्वालिटी और गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करानी है अफोर्डेबल प्राइसेस में, तो इस डायरेक्शन में भी हमने काम किया है। तो इसमें कहा है कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, मतलब जो बच्चों का एनरोलमेंट होता है हायर स्टडीज में, वो भी इंक्रीज हुआ है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन में 2015-16 में जो एनरोलमेंट था वो 48% था, नाउ 57% हो गया है इन 21-22। ऐसा इस रिपोर्ट में कहा है कि एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है, बच्चों का एडमिशन अब ज्यादा होने लगा है हायर सेकेंडरी एजुकेशन में। मतलब अगेन हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब न्यूट्रिशन की बात होती है बच्चों को, तो बच्चों को अर्ली स्टेज में न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत होती है, नहीं तो आपने देखा होगा कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आप लोगों ने कई सारी डिसीजेस के बारे में, जैसे कि मरसमस, क्वासिकोरस जैसे कई बीमारियों के बारे में भी सुना होगा जो प्रोटीन की डिफिशियंसी से होती हैं। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे कहा गया है कि हमने रिड्यूस किया है, क्या रिड्यूस किया है, रिडक्शन इन द परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द एज 5 ईयर हु आर स्टंटेड। मतलब ऐसे बच्चे जो कि उम्र के साथ उनका क्या कह सकते हैं कि हाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पतले हैं, बहुत थिन है, ठीक है। तो वो परसेंटेज भी हमने रिड्यूस किया है, 38% से 35% हम लेकर आए हैं। जीरो हंगर, तो हमने बिल्कुल हंगर एलिमिनेट करने की डायरेक्शन में भी काम किया है, जिसके लिए हमने नेशनल सिक्योरिटी फूड एक्ट 2013 को भी पास किया है। हम इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। फिर ग्रॉस एनरोलमेंट तो मैंने बता दिया कि 48% से इंक्रीज होकर 57% हो गया है। नेक्स्ट है MMR, मातृ मृत्यु दर, मतलब बच्चे को जन्म देने के बाद माता की डेथ हो जाती है, तो ये मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट भी हमने रिड्यूस किया है। 2014-16 में 1 लाख बच्चों पे, मतलब 1 लाख डिलीवरी होने पर 130 वीमेंस की डेथ हो जाती थी, इसको हमने रिड्यूस करके 97 किया है। Maternal mortality ratio has declined from the 130 per 1 lakh live birth in 2014-16 to 97 per 1 lakh live birth in 2018-20। ये बात भी इस रिपोर्ट में कही गई है। नेक्स्ट क्या बोला है, पेटेंट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेटेंट इशू या जो ग्रांट इशू होते हैं वो प्रोसेस हमने थोड़ी फास्ट की है। 2015-16 में टोटल नंबर ऑफ पेटेंट जो ग्रांट किए गए थे वो लगभग 6300 थे, बट इन 2023-24 जो टोटल नंबर ऑफ पेटेंट ग्रांट किए गए हैं वो 1 लाख से ज्यादा है, ये बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, MSME सेक्टर एक नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए एक नए अवसर प्रदान करता है MSME। और MSME की अगर बात करते हैं तो MSME का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2015-16 में 12 ट्रिलियन रुपीस था, जो इंक्रीज होकर 22-23 में 26.6 ट्रिलियन हो गया है, और कई सारे रोजगार को इन्होंने जनरेट किया है। फिर बोला गया कि हमने नंबर ऑफ वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट्स को, ठीक है, नंबर ऑफ जो वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट्स है वो भी इंक्रीज किए हैं। 829 आपके रिसाइकलिंग प्लांट्स थे 2020 में, जो इंक्रीज होकर 2447 हो गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो 2020 में 829 रिसाइकलिंग प्लांट्स थे जो वेस्ट को रिसाइकल करते थे, और नाउ
2447 कर दिए हैं। मतलब हम यहाँ पे जो हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन, इस पे भी हम काम कर रहे हैं, तभी तो हमने रिसाइकलिंग प्लांट्स को लॉन्च करके रखा हुआ है। अब ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो चैलेंजेस भी देखेंगे। एक और पॉजिटिव देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिड्यूस हुआ है पावर सेक्टर में। पहले पावर सेक्टर 57.71% कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करता था 2016-17 में, ये रिड्यूस होके 40% हुआ है 22-23 में। ठीक, अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या है? तो चैलेंजेस ये है कि जेंडर वेज गैप, यहाँ पे जो भी वर्कर्स होते हैं, फीमेल और मेल को अलग अलग सैलरी दी जाती है फॉर द सेम वर्क, और ये जो गैप है ना, ये और वाइड हो गया है। पहले 2017-18 में ये जो डिफरेंस था, ये 96 रुपीज था। अगर फीमेल को 100 रुपीज दिया जा रहा है किसी काम का, तो मेल को 196 रुपीज दिया जा रहा था। बट ये जो गैप है और इंक्रीज होके 178 रुपीज हो गया। तो हमको यहाँ पे इस गैप को कम करना है। ठीक है, इसके अलावा पर कैपिटा या पर पर्सन हजार्डियस वेस्ट जनरेशन इंक्रीज हुआ है। 2017-18 में 7.19 मेट्रिक टन पर पर्सन हजार्डियस वेस्ट को जनरेट किया जाता था हमारे देश में, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति। अब ये बढ़ के 9.28 मेट्रिक टन हो गया है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हमको खत्म करने हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। तो सारे के सारे जो की पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए। वो पूछेगा, बताइए एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन 2024 में हमारी कंट्री में कितनी वेस्ट रिसाइकलिंग यूनिट्स हैं। कहानी खत्म हो गई। अगर रिपोर्ट से याद होगी तो आपको याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, और अगर बहुत टफ देना होगा तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे देगा, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो दो ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और किसी को और डेप्थ में पढ़ना है, और भाई मुझे तो और इन्फॉर्मेशन चाहिए और पढ़ना है, तो पीआईबी का डेटा देखकर आप, पीआईबी ने और डिटेल में दिया है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू लॉन्च एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम। ये जो एनटीआर भरोसा स्कीम है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम है, बस इसमें क्या किया है, जो रेट्स है, जो कंपनसेशन या जो मंथली सपोर्ट दिया जाता है, उसको रिवाइज करने का काम किया है। तो आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू लॉन्च द एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम इन द स्टेट ऑन द 1 जुलाई 2024, और इन्होंने पर्सनली जाकर डिलीवर किए हैं यहाँ पे बेनिफिशियरीज को फंड, उनके घर में जाके पेंशन दी है। ठीक है, अब रिवाइज स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो सीनियर सिटीजन है, पहले उनको 3000 रुपीज दिया जाता था पेंशन, इसको इंक्रीज करके 4000 रुपीज कर दिया है अंडर द एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम। नेक्स्ट बात करेंगे पेंशन फॉर द डिसेबल्ड। तो डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो पेंशन दी जाती थी वो 3000 रुपीज थी पर मंथ, इसको इंक्रीज करके 6000 रुपीज कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फुली डिसेबल्ड पर्सन, उनको जो पेंशन दी जाती थी वो 5000 से इंक्रीज करके 15000 रुपीज कर दी है। अब यहाँ पे कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको थैलेसीमिया है, किडनी डिसीज है, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, तो उनके लिए 5000 से बढ़ाकर पेंशन 10000 रुपीज कर दी है। और फिर चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि हम अम्मा कैंटीन को इंट्रोड्यूस करेंगे इन द स्टेट, जिसमें अफोर्डेबल प्राइस में 5 रुपए पर प्लेट यहाँ पे आपको खाना प्रोवाइड किया जाएगा। अब एनटीआर कौन है? तो एनटीआर फाउंडर है आपका टीडीपी, मतलब तेलुगु देशम पार्टी के, और उन्होंने ही तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 1982 में की थी, जिसका मकसद क्या था, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ तेलुगु स्पीकिंग पीपल। और एनटीआर चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश भी रहे हैं थ्राइस, 3 बार, 1983 से 84, 84 से 89 और 94 टू 95। ओके, चलिए अब मामा जी के बारे में बात कर लें। ठीक है, कौन है भाई मामा जी? शिवराज सिंह चौहान को ही कहते हैं मम्मा। ठीक, सो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने रिसेंटली 2 नए इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। ठीक है, वो नए डिजिटल इनिशिएटिव है न्यू बेव पोर्टल लॉन्च किया है और कृषि कथा ब्लॉग साइट को लॉन्च किया है। अभी दोनों काम कैसे करेंगे? तो जो न्यू बेव पोर्टल है, बेसिकली ये फार्मर्स का जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है, किसी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है फार्मर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो डिजिटली यहाँ पर आप सेटलमेंट इजीली कर सकते हो। ठीक है, अभी हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि क्या होती है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एक काम करते पहले इस पे डिस्कस कर लेते, जिससे स्कीम थोड़ा सा इजीली आपको समझ में आएगी। सुनिएगा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम को 2020 में लॉन्च किया गया था। पर्पस क्या था कि जो पोस्ट हार्वेस्ट होता है, मतलब किसानों ने फसल को हार्वेस्ट कर लिया है, कटाई कर ली है, अब ऐसा तो है नहीं कि उठाया बोरा में भरा और
चलेगा मंडी बेचने, ऐसा नहीं होता ना। जब सही दाम मिलेगा, सही कीमत मिलेगी तभी तो बेचा जाएगा, और उसके पहले आपको इसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा। तो घरों में तो इतना स्टोरेज फैसिलिटी होती नहीं है, अगर मॉइस्चर आ गया तो ग्रेन खराब हो जाएंगे, तो हमें कई सारे वेयर हाउसेस वगैरह की जरूरत होती है। हार्वेस्टिंग के समय भी फार्मर्स को कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अगर कोई बिजनेसमैन है जो इन्वेस्ट करना चाहता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर फील्ड में डिफरेंट वेयर हाउसेस को बनाना चाहता है, तो ऐसे सारी चीजों के लिए यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम। और इसमें जो आपको लोन या क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है उसमें आपको क्या है, इंटरेस्ट में कुछ बेनिफिट होते हैं, ठीक। तो डेवलपमेंट ऑफ द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फॉर रिड्यूसिंग लॉसेस, इनोवेशन इन द एग्रीकल्चर एंड अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर फॉर द क्रिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर विद अ टोटल बजट ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज 25 to 26 के लिए आपको ये फंडिंग अलॉट की गई है। इसमें 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब इंटरेस्ट में छूट दी जाती है बेनिफिशरीज को, अगर आपको अप टू 2 करोड़ रुपीस का लोन प्रोवाइड किया है फॉर मैक्सिमम 7 इयर्स के लिए, ठीक है। तो अब अगर कोई बिजनेसमैन है, उन्होंने यहाँ पे लोन लिया है और उसको इंटरेस्ट में छूट चाहिए, तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट में छूट के लिए जो सेटलमेंट की प्रोसेस है उसको फास्ट करने के लिए बेसिकली ये लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है न्यू वेव पोर्टल। डन इतनी चीजें, तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट लॉन्च अ वेब पोर्टल फॉर द फास्टर बैंक सेटलमेंट ऑफ द इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अलॉन्ग विद द कृषि कथा पोर्टल। अब कृषि कथा ब्लॉग साइट या प्लेटफॉर्म क्या है, तो यहाँ पर जो इंडियन फार्मर्स है उनकी कुछ जर्नी रही होगी, कुछ इनसाइड स्टोरी रही होगी, अपना कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, ठीक है ना कुछ अचीवमेंट रहा होगा, तो वो अपनी वॉइस को यहाँ पर बेसिकली उनकी वॉइस को सुनने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। It will serve as a digital platform to showcase the experience, insights and the success story of the farmer across the India. इसके अलावा यहाँ पर जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज है उनको यहाँ पे स्टोरी टेलिंग स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा, और इनको क्या कह सकते हो कि प्राइड फील कराया जाएगा, इंस्पायर किया जाएगा कि एग्रीकल्चर फार्मर्स का क्या रोल है, आपकी जॉब का क्या, प्रोफेशन का क्या रोल है। इस डायरेक्शन में काम किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे सिक्किम से। तो सिक्किम सेलिब्रेट ग्वाला दिवस। तो ग्वाला दिवस रिसेंटली 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया है, किसने, सिक्किम गवर्नमेंट ने। क्यों किया है, जो स्टेट के मिल्क प्रोड्यूसर हैं उनको ऑनर करने के लिए, उनको सम्मान करने के लिए, ठीक है। गवर्नर कौन है सिक्किम के, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, और चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग आपको देखने को मिल जाएंगे। डन इतनी चीजें। चलिए अब बात करते हैं हम कैग के बारे में। कैग क्या होता है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। कौन है भाई, ये गिरीश चंद्र मुर्मू है। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि इन्होंने चैडविक हाउस को इनॉग्रेट किया है इन द शिमला, ठीक। सो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू हैज इनॉग्रेटेड द चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम एट द शिमला, ठीक है। जो कि अचीवमेंट, क्या प्रोग्रेस है, क्या माइलस्टोन रहा है कैग का, ये सारे मतलब चीजों को शोकेस करता है, या कैग का एक हेरिटेज है, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है बाय द कैग। महात्मा गांधी हैड स्टे हियर इन 1946। जब यहाँ पे कैबिनेट मिशन को विजिट करने शिमला आए हुए थे महात्मा गांधी जी, तो इसी चैडविक हाउस में उन्होंने स्टे किया था। इसके अलावा 1950 में ये ट्रेनिंग स्कूल ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज रहा है। तो यहाँ पे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी, तो एक तरीके से कैग से एसोसिएटेड हो गया, इसलिए इस म्यूजियम को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। अगर हम कैग के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सबसे पहली चीज, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है, क्योंकि आर्टिकल 148 में डिफाइन है। अंडर द आर्टिकल 148 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कैग का ऑफिस आपको आर्टिकल 148 में मिल जाएगा, और कैग की जो भी पावर होती है, शक्तियां होती हैं, उनकी जो ड्यूटीज होती हैं, वो आर्टिकल 149 में डिफाइन है, ठीक है। कैग जो है वो हेड होता है इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट का, ठीक है, एंड गार्जियन होता है हमारे पब्लिक पर्स का। इसके अलावा अगर हम इसके बारे में बात करें तो हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो 1858 में ब्रिटिश रूल के समय एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया था, ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल, ठीक है। और यहाँ पे जो पहले ऑडिटर जनरल अपॉइंट हुए थे हमारी कंट्री में 1860 में, वो थे सर एडवर्ड ड्रमोंड,
ठीक है, इनको पहली बार अपॉइंट किया था, फिर हमने इसका नाम चेंज किया 1866 में, इसका नाम चेंज करके कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कर दिया था, और 1884 में वापस इसको रिडिजाइन किया गया और नाम चेंज करके कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले जो आपके कैग रहे हैं वो वी नरहरि राव रहे हैं 1948 से लेकर 1954 के बीच में, और अभी गिरीश चंद्र मुर्मू आपको देखने को मिल जाएंगे। डन। चलिए अब बात करेंगे प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में। रिसेंटली न्यूज में है, क्यों है न्यूज में वो भी हम देख लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज जॉइन्ड द प्रोजेक्ट नेक्सस, a multilateral international initiative to enable instant cross-border retail payment by the interlinking domestic fast payment system। तो यहां पर देखो आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस को ज्वाइन किया है। इसमें क्या है, जैसे कि हमारे देश का इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम क्या है, यूपीआई से आप जस्ट फ्यू सेकंड्स में पेमेंट कर लेते हो ना, वैसे अलग अलग देशों के भी तो अपने फास्ट पेमेंट सिस्टम है, जैसे कि फिलीपींस का होगा, सिंगापुर का होगा, मलेशिया का होगा, इनको इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक है, इनको इंटीग्रेट किया जाएगा जिससे आप क्रॉस बॉर्डर इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हो। मतलब इंडिया में बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर सिंगापुर में किसी व्यक्ति को पैसा भेजना चाह रहा है तो वो यूपीआई कर देगा, और यहाँ पे अपने पेमेंट सिस्टम से इनके पेमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा, और बीच में एक मॉड्यूल भी होगा जो कि करेंसी को कन्वर्ट कर देगा, तो इजीली आपका क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस हो पाएंगे। सिंपल सी बात है, इसको इंटरलिंक किया गया है। So Project Nexa aim to connect the fast payment service of the 4 Association of Southeast Asian Nation। तो 4 आशियान कंट्रीज और इंडिया के बीच में इस एग्रीमेंट को साइन रिसेंटली किया गया है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड इंडिया। ठीक है, डन इतनी चीजें। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है वो फास्ट हो जाएगा। इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को ग्लोबली डेवलप करना इसका मकसद है, और ये लाइव कब से होगा, तो 2026 से एक्सपेक्टेड है कि लाइव हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। बात समझ में आई। तो कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है रिसेंटली? इंडिया है, इंडिया का जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है वो, नेक्स्ट मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। और ऐसा बीआईएस का क्या मतलब होता है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। सो बीआईएस का ऐसा कहना है कि जो इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म या सिस्टम्स है उससे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट विद इन 60 सेकेंड, अंडर द 60 सेकेंड ये कंक्लूड हो जाएंगे, मतलब इजिली 60 सेकेंड के अंदर पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये जो पूरा सिस्टम है इसका कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया, तो बीआईएस, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। अब बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट क्या है, तो 1930 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, एंड BIS is owned by the 63 नेशनल सेंट्रल बैंक्स, ओके, जिसका हेडक्वार्टर बेसल स्विट्जरलैंड में है, और 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हैं इसके, हांगकांग में और मैक्सिको सिटी में। डन। चलिए अब बात करते हैं जापान के बारे में। ये जो टेक्निक होती है ना, इसको होलोग्राफी कहते हैं। याद है कुछ समय पहले नेताजी का भी स्टैच्यू, होलोग्राफ स्टैच्यू लॉन्च किया गया था कर्तव्य पथ में, राइट? तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को होलोग्राफी कहा जाता है। ओके, तो जापान टू लॉन्च न्यू बैंक नोट ऑन द 3rd of July, मतलब आज ही के दिन जापान अपनी नए बैंक नोट को लॉन्च कर रहा है। 10,000 येन, 5,000 येन और द 100 येन रुपीज के, मतलब 100 येन के जो करेंसी नोट्स है उनको वो प्रिंट करने जा रहा है। So on 3rd of July, Japan will introduce new banknote featuring what it claimed to be the world first pioneering use of the advanced holography। इन्होंने यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं, ये जो पिक्चर्स यहाँ पे बनाई गई हैं, ये होलोग्राफी टेक्निक से है, और ये पिक्चर जो है वो जो पोर्ट्रेट है वो एक इल्यूजन है, और जो 3D रोटेट भी हो सकते हैं। द टेक्नोलॉजी क्रिएट द इल्यूजन ऑफ द हिस्टोरिक फिगर पोर्ट्रेट्स रोटेटिंग इन द 3D ऑन द बिल्स। ठीक है, इसका मकसद क्या है, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कोई फेक करेंसी को क्रिएट ना कर सके, क्योंकि फेक करेंसी ऐसा नहीं है इंडिया की प्रॉब्लम है, हर एक कंट्री की प्रॉब्लम होती है कि फेक करेंसी बन जाती है। तो हमें कुछ ऐसे एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स को ऐड करना होता है अपनी करेंसी में, को इजीली उनको कॉपी ना किया जा सके, और कॉपी अगर कोई करता है तो इजीली उसको डिटेक्ट भी किया जा सके, राइट? इसलिए इस फीचर को यहाँ पे डिजाइन किया है, और लगभग 20 सालों के बाद जापान अपने नए बैंक नोट को पब्लिश कर रहा है। डन इतनी चीजें। आगे अगर हम बात करते हैं तो लगभग 7.5 बिलियन नए बैंक नोट को ये प्रिंट करेगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग बैंक नोट्स हैं वो वैलिड रहेंगे, सर्कुलेशन में रहेंगे नए करेंसी प्रिंट होने के बाद। तो यहाँ पे 3 डिनोमिनेशन की करेंसी को प्रिंट कर रहा है, 10,000 येन, 5,000 एंड 1,000 येन। अब यहाँ पे जो 10,000 रुपीज का नोट दिख रहा है ना, रुपीज नहीं, 10,000 येन का जो आपको नोट दिख रहा है ना, इसमें जो ये पर्सन है जिनको फीचर किया गया, जिनकी पिक्चर बनाई गई है, हमारे यहाँ तो गांधी जी की बनाते हैं, इनके यहाँ भी किसी की पिक्चर तो बनाई होगी। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है इयाची शिबुसाबा,
और इन्हें फादर ऑफ जापानीज कैपिटलिज्म कहा जाता है। इन्होंने कई सारे बैंक्स, कई सारी कंपनीज का फॉर्मेशन जापान में किया हुआ है। डन इतनी चीजें। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस की थी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट, अगर आपको याद होगा, जहां पर हमने बात किया था माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के बारे में। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? पहला स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया इज द टॉप रेसिपिएंट ऑफ द रेमिटेंस फॉलोड बाय द मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस एंड द पाकिस्तान। मैंने आपको बताया था कि 2023 में इंडिया को सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिला था $120 बिलियन का, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था कि 2024 में इंडिया को $124 बिलियन का रेमिटेंस रिसीव होगा, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि 2025 में इंडिया को $129 बिलियन का रेमिटेंस रिसीव्ड होगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है, यूनाइटेड स्टेट इज इंडियाज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द रेमिटेंस। हमको सबसे ज्यादा रेमिटेंस यूएसए से आता है और उसके बाद यूएई से आता है, ये भी हमने डिस्कशन किया था वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में। द टॉप माइग्रेशन कॉरिडोर इज फ्रॉम मैक्सिको टू यूएसए। तो यहाँ पे जो टॉप कॉरिडोर है या जहाँ पे सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूएसए और मैक्सिको की बॉर्डर यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको माइग्रेशन मिलेगा। इसके अलावा आपको रशिया और यूक्रेन वाला जो कॉरिडोर है वहां पे माइग्रेशन बहुत ज्यादा है। अफगानिस्तान और ईरान वाला जो कॉरिडोर है वहां पर माइग्रेशन बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ टॉप यहाँ पे कॉरिडोर है जहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज्यादा है, लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव हो रहे हैं। वो रीजन कुछ भी हो सकता है, जॉब भी हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, सिविल वॉर हो सकती है, कुछ भी रीजन हो सकता है। चाइना इज द लार्जेस्ट ओरिजिन कंट्री फॉर द माइग्रेंट्स। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि इंडिया में सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स है, लगभग 80 मिलियंस, राइट। तो इंडिया टॉप पर है, ना कि चाइना। तो चौथा स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इतनी चीजें। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है कि टॉप डेस्टिनेशन कंट्री, मतलब लोग माइग्रेट होके कहां पर जाते हैं, तो यूएसए जाते हैं, जर्मनी, सऊदी, रशिया, यूके जाते हैं। लार्जेस्ट ओरिजिन कंट्री, तो इंडिया में सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स है, 18.7 मिलियन है। अगर हम टॉप माइग्रेशन कॉरिडोर देखें तो मैक्सिको टू यूएसए है, देन आपका यूक्रेन टू रशिया एंड आपका अफगानिस्तान टू ईरान, ठीक। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि टर्की को FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है और इंडिया को रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया है। अब यहाँ पे FATF के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये FATF क्या करता है? तो सिंपल सी बात है, एक इंटरनेशनल वॉचडॉग है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फंडिंग और जो भी अदर रिलेटेड थ्रेट इश्यूज है जो कि इंटीग्रिटी के लिए खतरा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में, उनके ऊपर काम करने का काम FATF करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड आपको यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और इन दोनों क्वेश्चन को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है। पहला है, वो कौन सा राज्य है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को लॉन्च किया है? बिहार, उड़ीसा, गुजरात या राजस्थान, जिसमें 2000 रुपए एनुअली प्रोवाइड किए जाएंगे फार्मर्स को, 1000 रुपीज, 500 और 500 रुपीज की 3 इंस्टॉलमेंट में। नेक्स्ट है, वो कौन सी कंट्री की नेवी है जिसने हमारी कंट्री की GRSC के साथ एक डील साइन की है और 800 टन ओशियन गोइंग टग को डेवलप करेगा GRSC? तंजानिया, बांग्लादेश, ओमान या सिंगापुर, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जाते जाते प्लीज लिंक को शेयर करके जाएंगे, पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो टेक केयर एंड बाय बाय।